Hi everyone, welcome back to दिनेश द स्मार्ट स्टडी चैनल। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.6 का जो हमारा लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6 है वो पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पहला पार्ट है ना, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है, तो ये वाला जो वीडियो है वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने सीखा था कि पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं। वैसे तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें भी हम देखने वाले हैं कि पाई डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं, तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ देखो जो हमारे प्रॉब्लम सेट के जो वीडियोस है, प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी हो गए हमारे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द percentage of demands for different fruits registered with the fruit vendor shows the information by the pie diagram। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एक है ना, एक मतलब जो फ्रूट बेचता है ना, उससे क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जो लोग है ना, जो लोग उनको क्या क्या फ्रूट पसंद है तो वो बताओ। तो वो जो फ्रूट वेंडर था ना, तो उसने कुछ ये इंफॉर्मेशन दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट है। तो मुझे जो फ्रूट पसंद है मैं बता देती हूँ, मुझे मैंगो पसंद है। आपको क्या पसंद है मुझे बताओ। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंगो का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, यार फेवरेट है मेरा। आपका क्या फेवरेट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो फ्रूट देखो, मैंगो है, स्वीट लाइम है, एप्पल्स है, चिक्कू है, ऑरेंज है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे मैंगो पसंद है, उसके बाद सब चलेगा। मुझे सब फ्रूट पसंद है बट ज्यादा मैंगो पसंद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ डिमांड क्या है उनका, कि मैंगो जो है ना वो 30%, मतलब कि सबसे ज्यादा मैंगो पसंद आता है। तो मैंगो को दिया है कि 30% मैंगो पसंद है। उसके बाद स्वीट लाइम जो है वो 15% लोगों को पसंद है, मतलब 15% है इसका जो परसेंटेज है। स्वीट लाइम मतलब क्या, स्वीट लाइम मतलब शायद मुझे नहीं पता है, शायद इंग्लिश वाला नाम नहीं पता होगा, बट ठीक है। एप्पल्स 25%, चिकू 20% एंड ऑरेंजेस 10%। ठीक है, ऑरेंजेस कम क्यों है, क्योंकि मे बी खट्टा होता है ना, उसका भरोसा नहीं है कैसा है क्या है, तो मे बी उसकी वजह से। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे आपको पता ही है कि इसको हमको पाई डायग्राम में बताना है। पाई डायग्राम मतलब एक सर्कल बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो चलो सेक्टर्स बनाने के लिए हमको सेंट्रल एंगल लगेगा, तो चलो सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। लेकिन आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में 3 कॉलम होते हैं। ओके, पहला कॉलम हमारा फ्रूट वाला कॉलम होगा, तो पहला ये फ्रूट वाला कॉलम होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, परसेंटेज ऑफ डिमांड वाला कॉलम होगा, एंड फिर हमारा ये सेंट्रल एंगल वाला कॉलम होगा लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं। सबसे पहले है मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा मैंगो, देन उसके बाद आता है हमारा स्वीट लाइम। मुझे देखना पड़ेगा स्वीट लाइम किसको बोलते हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वो ऑरेंज का भाई होता है ना, वही होगा स्वीट लाइम, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। फिर यहाँ पे आ जाता है चीकू, उसके बाद आता है हमारे ऑरेंजेस। ठीक है, ओके, और लास्ट में एक कॉलम भी होगा जो हमारा टोटल वाला कॉलम होगा, तो वो भी बनाना है हमको। तो यहाँ पे जगह नहीं है बट कोई बात नहीं, ऑरेंजेस में लिख देती हूँ। ऑरेंजेस का स्पेलिंग मेरे को नहीं आ रहा था, रुको कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऑरेंजेस, एंड लास्ट में हमारा यहाँ पे एक और एक होगा जो टोटल वाला होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल वाला होगा, टोटल। चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज ऑफ डिमांड क्या है, देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिमांड है 30, इसका है 15, नेक्स्ट है 25, फिर इसका है 20 और इसका है 10। ठीक है, अभी हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट या इन दैट कंपोनेंट। मैं दैट बोलती हूँ क्योंकि मुझे आदत है वो। नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्कोर, अपॉन हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, और इनटू क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो,
ये जो मैंगो है इसके नंबर ऑफ स्कोर कितने हैं, मतलब ये मैंगो कितने लोगों को पसंद आता है, 30% लोगों को पसंद आता है। तो सेंट्रल एंगल अगर फाइंड करना है मैंगो का तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। तो दैट कंपोनेंट में कितने कंपोनेंट है, तो दैट इज 30 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्कोर। अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्कोर तो निकाला ही नहीं, बट टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या होगा, देखो मुझे पता है वो होगा 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्कोर बताए ना वो परसेंटेज में बताए और सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है 100 ही, तो मतलब ये टोटल 100 ही होगा। अगर आपको करना है तो करके देख भी सकते हो। 5 5 होता है 10, ओके यहाँ पे 5 5 होगा हमारा 10, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लिया मैंने बोला था ना टोटल नंबर ऑफ स्कोर 100 ही होगा। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। तो मैंगो के कंपोनेंट में कितने स्कोर है 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है 100 इंटू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। बस अभी इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा डिग्री में। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 36 इंटू 3 करना है। तो 36 इंटू 3 रफ में कर लो, 36 इंटू 3 करना है। तो यहाँ पे 1 मिनट कोई बात नहीं रफ कर देंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 3 9 प्लस 1 10। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री तो बहुत बार आया है ना, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे आते स्वीट लाइन का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। तो दैट कंपोनेंट में कितने स्कोर है 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है 100 और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, चलो सॉल्व करते। तो ये जीरो कैंसिल, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों जाने वाले 5 के टेबल में 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, अब इन दोनों देखो, इन दोनों जाएंगे 2 के टेबल में, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16, यानी कि 18 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 3 8 24, 3 1 3 प्लस 2 5, यानी कि 54 डिग्री। तो यहाँ पे ये 54 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे ना एक कैलकुलेशन से ना थोड़ा सा क्या हो रहा है, खिचड़ी हो रही है, तो मैं इधर रफ कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो अभी हम क्या करेंगे, किसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, एप्पल्स का। तो एप्पल्स का जो स्कोर है वो है 25। तो यानी कि अभी हमारा यहाँ पे सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। तो दैट कंपोनेंट में है 25 स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 360। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, पहले इनको 5 से करते हैं। तो 5 2 10, 5 5 25। अभी इनको 2 से करते हैं, तो 2 1 2, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16। तो 18 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 18 इंटू 5 करेंगे तो 5 8 40, 5 1 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 200 डिग्री। ठीक है, 200 डिग्री कुछ ज्यादा नहीं आ गया, 5 8 40, वाह 200 डिग्री। मतलब कि मैं भी क्या कैलकुलेशन कर रही हूँ, 5 1 5 प्लस 4 9 होता है, मैं वही सोचू 200 डिग्री ज्यादा नहीं हो जाएगा। 5 8 40, 5 1 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 20। तो अभी यहाँ पे देखो, चीकू का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो चीकू का अगर सेंट्रल एंगल निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। तो चीकू के कितने नंबर ऑफ स्कोर है 20% अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर 100 है इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 इंटू 36 करेंगे तो वो मुझे याद है दैट इज 72 डिग्री आ गया। और अभी ये लास्ट करेंगे, ऑरेंजेस का सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट है 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 100 इंटू क्या करना है 360 डिग्री करना है। तो ये जीरो कैंसिल, 1 इंटू 36 क्या होगा 36 ही होगा। और अगर आप टोटल करना चाहते हो तो यहाँ पे ये टोटल जो है वो हमारा 360 आएगा। आप इन सब को बिंदास ऐड करके देख लेना, 360 डिग्री आएगा ही आएगा। और अगर मान लो नहीं आ रहा है तो मतलब समझ जाना कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। ठीक है, तो चेक कर लो, करना है तो ये देखो 6 2 हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20। तो 2 और 0, 2 बचा ना, 2 5 6 7 7 7 14, 15 16 17, 17 और 9 हो जाएगा हमारा 26। हाँ देखो आ गया। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं। अभी ये हो गया, ये हमारा थीटा का फॉर्मूला है, दैट इज सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है। अभी आते हैं हम लोग पाई डायग्राम बनाते हैं। तो मेन अभी हमारा पाई डायग्राम बनेगा। तो पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1,
सबसे पहले आपको कोई भी रेडियस का सर्कल बना देना है, ओके, अंदाजे से, ज्यादा छोटा भी मत बनाना, ज्यादा बड़ा भी मत बनाना, मीडियम साइज का एक सर्कल बना देना। तो ये देखो हमने सर्कल बना दिया। अब इसका सेंटर कहाँ पे जरा देख लो, तो ये मान लेते हैं दिस इज द सेंटर। आपको तो सेंटर पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, रेडियस बनाते हैं। तो एक रेडियस आप लोग क्या करोगे, राइट हैंड साइड बना दोगे। तो हमने एक रेडियस बना दिया, ये राइट हैंड साइड। क्लियर एवरीवन? ओके। अभी हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे हमारे सेक्टर्स बनाना। तो सबसे पहला जो हमारा एंगल है, सबसे पहला एंगल है 108। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहला एंगल है 108 डिग्री, उसके बाद है 54 डिग्री, उसके बाद है 90 डिग्री। ऐसे करके मैं नीचे लिख देती हूँ ना, बार बार ऊपर जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद 72 और 32, 72 डिग्री और 36 डिग्री, ठीक है, 36 है ना, हाँ। चलो स्टार्ट करें। तो अभी आप क्या करोगे, मेरे साथ साथ करो, जल्दी से बुक निकालो, प्रोटेक्टर निकालो, स्केल निकालो, राउंडर निकालो, सब निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर रखना है। प्रोटेक्टर का जो मिडल वाला पार्ट होता है वो एग्जैक्टली मिडल में होना चाहिए। वैसे लग नहीं रहा है तो मैं इधर अच्छे से बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। प्रोटेक्टर रखा। अभी देखो हमारी लाइन इस तरफ है, ये लाइन देखो, ये लाइन इस तरफ है ना। तो यहां से मेजरिंग करना चालू करो, यानी कि यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे 90 आ जाएगा बीच में। उसके बाद हमको चाहिए 108, तो 108 उधर जाएगा, तो 95, 110, ओके, 95, 110, 110 से थोड़ा सा पहले आएगा हमारा 108। तो यहाँ पे अगर मान लो ये मान लेते 108 है, ऐसा अंदाजा ले रही हूं मैं। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 108 पे होगा, ऐसा। तो देखो ये हमारा सेक्टर बन गया है ना, मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो ये देखो ये हमारा सेक्टर है एंड ये जो एंगल है दैट इज 108। क्लियर हो गया? अभी देखो, अभी ये जो हमने नया रेडियस बनाया है ना, अभी प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखोगे, नेक्स्ट सेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे और 54 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अभी नेक्स्ट सेक्टर बनाने के लिए क्या करो कि ऐसे इस डायरेक्शन में अपना प्रोटेक्टर रखो, इस डायरेक्शन में प्रोटेक्टर रखो। जो प्रोटेक्टर का ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है ना, वो सेंट्रल एंगल पे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे प्रोटेक्टर रखना। अब देखो हमारी लाइन किस तरफ है, हमारी लाइन इस तरफ है, हमारी लाइन किस तरफ है, इस तरफ है। तो आप इधर से चालू करो, इधर से 10, 20 लेना चालू करो। तो 10, 20, 30, 40 जो भी है, 54 है ना, तो 54 को मार्क करो, इधर कहीं पे मिलेगा। और जैसे मिल जाता है ना, फिर यहां से क्या करने का, आपको एक दूसरा सेक्टर बनाना है। तो ये दूसरा सेक्टर बन गया, ठीक है। अब जैसे कि ये सेक्टर बन जाता है ना, फटाक से क्या करने का, अभी इसको पहले मैं थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, हाँ। तो ये बन गया। अभी देखो नया रेडियस ये बनाया, तो अभी यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे। तो ऐसे इस डायरेक्शन में प्रोटेक्टर रखो, ऐसे इस डायरेक्शन में प्रोटेक्टर रखा, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्टर का मिडल पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट 90 है। तो जब आप 90 करोगे ऐसे 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 करके देखोगे, तो 90 इधर किधर आएगा, तो 90 ऐसा कुछ आएगा, राइट एंगल बनेगा आपका, परफेक्ट राइट एंगल बनेगा। मान लो इधर आ रहा है 90, तो आप क्या करोगे, स्केल से क्या करोगे, एक रेडियस बना दोगे। तो यहाँ पे देखो ये 90, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट आप अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे। फिर नेक्स्ट प्रोटेक्टर आपको यहाँ पे रखना है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग में रखना है और यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे इस लाइन के करस्पॉन्डिंग में अपना प्रोटेक्टर होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। और फिर यहां से चालू करो, 72 डिग्री है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और थोड़ा 72 क्या होगा, 70 से थोड़ा सा आगे होगा, तो इधर होगा मान लेते, तो इधर होगा। फिर हम ऐसे करके एक क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। तो ये लाइन बना दिया, तो ये हमने लाइन बना दिया, ओके। 72 तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, 36 छोटा हो जाएगा। मतलब आपको मैं बस समझा रही हूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और जो बच गया, जो लास्ट में बच जाता है, वो हमारा 36 डिग्री हो जाएगा एंड बस कंप्लीट, है ना। तो ये बन गया। तो ये हमारा पाई डायग्राम रेडी हो गया। बस अभी यहाँ पे नाम लिख दो, जैसे कि ये 108 डिग्री है, इसका नेक्स्ट वाला जो है वो 54 डिग्री है, इसका नेक्स्ट वाला जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। इसका नेक्स्ट वाला जो है वो 72 डिग्री है, इसका नेक्स्ट वाला जो है वो 36 डिग्री है। तो ऐसे लिख दिया। और ये सब किसका पाई डायग्राम बनाया है, फ्रूट्स का बनाया है ना, तो एक एक करके नाम भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना। जैसे ये हमारा मैंगो है, ये हमारा मैंगो का है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई थिंक हमारा स्वीट लाइम था, स्वीट लाइम था क्या, नेक्स्ट हमारा, हाँ स्वीट लाइम था, स्वीट लाइम था। उसके बाद हमारा एप्पल्स था, उसके बाद यहाँ पे हमारा एप्पल्स था, उसके बाद यहाँ पे हमारा चीकू था एंड देन हमारा ऑरेंजेस था, ठीक है।
तो ऐसे करके आप पूरा पाई डायग्राम अपना कंप्लीट कर दोगे एंड बस रेडी। ठीक है, बस आपको क्या होना है ना, ये पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टर कहाँ पे रखते हैं। अगर आपका ये क्लियर है ना कि प्रोटेक्टर कहाँ पे रखा गया है और कैसे रखना है, तो सब आपको मतलब अच्छे से आ जाएगा। और लास्ट में जो एक सेक्टर बच जाता है ना, ये वाला, और ये सेक्टर देखो, ये सेक्टर बच जाता है। अगर ये सेक्टर बच रहा है तो मतलब इसका एंगल कितना होना चाहिए, 36 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये परफेक्टली 36 डिग्री आ रहा है, मतलब आपने ये सब सही बनाया है। ओके, देखो 36 डिग्री एग्जैक्ट नहीं आ सकता, किसी किसी का थोड़ा 19-20 चलता है, जैसे कि मान लो 35 डिग्री आ रहा है या 34 डिग्री आ रहा है या 37 डिग्री आ रहा है, तो चलेगा, मतलब इसके आसपास ही है ना, तो इट्स ओके, हम इतना भूल चूक माफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। मान लो कि ये 30 आ रहा है तो 6 डिग्री का फर्क नहीं चलेगा, 1-2 डिग्री का फर्क चलता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से इसको ड्रॉ करना, ये टेबल अच्छे से बनाना। अभी हम लोग करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो अगर आप आगे के क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसमें क्या है, आपको बस क्वेश्चन दिया है, रीड आउट करके, पाई डायग्राम ऑलरेडी सब बना हुआ है। पाई डायग्राम यहाँ पे दिख रहा नहीं है यार, पाई डायग्राम दिख रहा नहीं है, ओ माय गॉड। चलो कुछ करते हैं, पाई डायग्राम को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे पाई डायग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। आप अपना बुक लेके बैठना, और ये क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, तो इसके हमको आंसर्स करने। ठीक है, तो मैं कुछ करती हूँ, मैं यहाँ पे ना इसका कलर चेंज करती हूँ, रुको कलर चेंज करके आती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखो, अभी आपको ये फिगर नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी अपना टेक्स्ट बुक जो है ना वो सामने लेके बैठना। ठीक है, तो अभी चलो हम ये क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमको दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द पाई डायग्राम इन द फिगर 6.13 shows the proportions of different workers in a town. Answer the following question with its help. यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक पाई डायग्राम है। पाई डायग्राम किसका है, इट इज द पाई डायग्राम ऑफ द वर्कर्स इन अ टाउन। ठीक है, जो वर्कर्स है वो क्या क्या काम करते हैं उसके ऊपर ये पूरा पाई डायग्राम है। तो अभी हमको ये 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो एक एक करके हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या बोला है। और यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड है, ये कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड है, ये वाला फूड वाला फील्ड है। ठीक है, और ये इसका सेंट्रल एंगल दिया है, मतलब इसके रिलेटेड क्या सेंट्रल एंगल है वो यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये पाई डायग्राम को रीड करना भी आप लोग को सीखना है। उसके बाद फूड का सेंट्रल एंगल दिया है, फूड का सेंट्रल एंगल दिया है, एग्रीकल्चर का सेंट्रल एंगल दिया है, इधर इलेक्ट्रिसिटी का सेंट्रल एंगल दिया है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो नंबर 1, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000 देन हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे दिया है कि टोटल वर्कर जो है ना, फर्स्ट वन करेंगे, तो टोटल वर्कर हमको बोला है कि टोटल मिला के जो वर्कर है ना वो 10,000 है। तो हमको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है, ये जो कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड होगी, इसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल 72 डिग्री है, बट आंसर इज नॉट 72। हाँ, प्लीज ऐसा मत लिखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो इस सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले देखो सोल्यूशन कैसे होगा। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट वन हम लोग बोलेंगे टोटल वर्कर्स दिया है, तो टोटल वर्कर्स हमको कितना दिया है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10,000। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसका सेंट्रल एंगल कितना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये काम आएगा। तो सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कितना है हमारा, 72 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो हम यूज करेंगे हमारा वही सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वी नो दैट सेंट्रल एंगल कैसे निकालते थे, बस वही फॉर्मूला यूज करो। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे हमको सेंट्रल एंगल थोड़ी ना निकालना है, अरे लेकिन वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एक ही तो फॉर्मूला है। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है कि सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा फुल फॉर्म में लिख दो। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, ऐसा। तो यानी कि नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री, वही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले का लिखने का तरीका बस बदलेंगे, जैसे कि लिखने का सिर्फ तरीका बदलेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे कि सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय number of worker in construction
नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, जो कि हमको फाइंड भी करना है, ये हमको फाइंड भी करना है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि टोटल वर्कर्स, और इनटू कितना आ जाएगा, इनटू आ जाएगा 360 डिग्री। देखो यही है ना फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री। तो वही तो बात है, बस फॉर्मूला का लिखने का तरीका बदला है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन होगा अपॉन टोटल वर्कर्स इनटू 360 डिग्री। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सेंट्रल एंगल देखो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन का, कितना है 72 डिग्री, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, वही तो फाइंड करना है। तो ये ऐसे ही रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही रहेगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, तो ये ऐसे ही रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स देखो दिए हमको, दैट इज 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10,000, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 360 डिग्री। बस इसको सॉल्व करो, आपको नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 72 डिग्री है इधर, ये डिवाइड में है 10,000, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 360। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जीरो कैंसिल, फिर यहाँ पे देखो ये 36 1 जा 36 2 जा 72 होता है। तो कुछ है ना, टेबल बहुत इजी होते हैं। 36 1 जा 36 2 जा, आप छोटे छोटे नंबर लेके भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 0 पहले लगा दो, फिर यहाँ पे 2 1 जा हो जाएगा 2, यानी कि 2000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो वो है 2000, टोटल वर्कर है 10,000, उसमें से कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन इज 2000। क्लियर हो गया, इजी। बस अभी आप ऐसे लिख देना, आप यहाँ पे लिखना, ऐसे लिखना, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स, अच्छे से लिखना, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2000। ठीक है, क्लियर हो गया। आंसर देखो झटाक से आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बस इसी फॉर्मूला का यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोला है, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अभी देखो, अभी एडमिनिस्ट्रेशन किधर है, जरा देखो इधर, सब जगह देखो अच्छे से, और एडमिनिस्ट्रेशन देखो, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना दिया है, यहाँ पे 36 डिग्री दिया है। तो सेम कैसे कंस्ट्रक्शन के लिए किया था, सेम हमको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करना है। तो चलो सेकेंड वाला सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या होगा, टोटल वर्कर तो हमेशा सेम ही होगा, तो टोटल वर्कर्स हमारा कितना है, टोटल वर्कर्स है हमारा 10,000। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेंट्रल एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंगल कितना था एडमिनिस्ट्रेशन का वो लिखेंगे। तो सेंट्रल एंगल ऑफ एडमिन, एडमिन भी लिख सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, बट मैं एडमिन ही लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एडमिन अलाउ किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल कितना है 36 डिग्री। अभी हमको फाइंड करना है कि कितने वर्कर्स है जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रल एंगल का ही फॉर्मूला होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है वी हैव, हमारे पास देखो क्या है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है कि सेंट्रल एंगल ऑफ एडमिन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल एंगल है, इसका फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कोर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेटा वर्कर का है, तो हम अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई करके थोड़ा चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, चलो अभी वैल्यूज को पुट करो। तो सेंट्रल एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है 36 डिग्री, नंबर ऑफ वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन वो तो पता नहीं, वही तो हम लोग इतना फाइंड करना चाहते। तो नंबर ऑफ वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन ये हमको फाइंड करना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर तो हमारे 10,000 है, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सेम ये सेम वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया था। ये डिवाइड में 10,000 है, इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10,000, ये
मल्टीप्लाई में 360 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 360 डिग्री एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल, 36 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 1000, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो 10,000 में से 1000 वर्कर्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं और 2000 वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कितना इजी है ये आ गया ना, तो मजा ही आ जाएंगे, है ना। ये वर्कर्स आएगा यहाँ पे, इसको भी अच्छे से लिख देना, ऐसे अच्छे से लास्ट में लिख देना। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू 1000 वर्कर्स, क्या आ जाएगा 1000 वर्कर्स, ठीक है। चलो आ जाते हैं, इसका थर्ड करते हैं। थर्ड क्या दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। ओ हो, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो ये दोनों क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, मतलब कि ये जो प्रोडक्शन है ना, देखो पहले तो प्रोडक्शन की तरह जरा हाईलाइट करते हैं उसको। तो प्रोडक्शन है हमारा यहाँ पे, ये हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन का अगर आप सेंट्रल एंगल देखोगे तो वो 90 है, 90 डिग्री है, सेंट्रल एंगल डिग्री में होता है। और यहाँ पे बोला है कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर प्रोडक्शन में है। अभी यहाँ पे ना परसेंटेज ऑफ वर्कर बताना है, नंबर ऑफ वर्कर नहीं बताना है। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर फाइंड करना था कि कंस्ट्रक्शन के साइट में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के साइट में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, बट यहाँ पे बताना है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स। परसेंटेज ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे, तो इधर देखो एक बात बताओ, जब भी आप परसेंटेज फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला पता है। अच्छा आप बोलो, आप अपना खुद का परसेंटेज निकालना चाहते हो, चलो अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना चाहते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं समझो कि आपके रिजल्ट का परसेंटेज निकालना चाहती हूँ, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन, ओके, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, क्या हो जाएगा इनटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, कि परसेंटेज कितना परसेंटेज आपको मिला है, ये ऐसे टीचर लोग ऐसे निकालते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन मतलब आपको कितने मार्क्स मिले हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100 होता है। तो अगर हमको निकालना है कि ये प्रोडक्शन जो है इसमें कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो परसेंटेज ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। परसेंटेज में इनटू 100 होता है, सेंट्रल एंगल निकालने के टाइम पे इनटू 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो ये इसको कंपेयर करो, समझ में आ जाएगा। मैं बोलूंगी आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, आपका रिजल्ट बताओ, तो वो कैसे निकालोगे आप, परसेंटेज इज गिवन बाय मार्क्स ऑब्टेन, मतलब आपने अपने मेहनत से कितने मार्क्स लाए वो उनका सबका टोटल मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स मतलब एक्चुअल में पेपर कितने का था, पूरा टोटल मार्क्स कितना है पेपर का इनटू 100, ठीक है। वैसे ही अगर हमको फाइंड करना है कि ये प्रोडक्शन में है, ये जो प्रोडक्शन वाली जो फील्ड है इसमें कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर है, तो इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ वर्कर इज गिवन बाय नंबर ऑफ वर्कर इन दैट फील्ड, मतलब नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको कुछ ना कुछ करके तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन तो निकालना ही है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन निकालना ही है, क्योंकि ये लगेगा। और अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, वो तो 10,000 है, तो ये तो हमारे पास है। चलो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 10,000 और इनटू 100 कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर हमको ये परसेंटेज वाला निकालना है तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर चाहिए इन द प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोडक्शन के फील्ड में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं वो बताओ। तो वो कैसे मिलेगा, वो तो सेंट्रल एंगल से ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे कैसे मिले था नंबर ऑफ वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना ही पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो है इसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है, और फिर
वो जो नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन मिल जाएगा ना, तो वो अब इस फॉर्मूला में यूज करेंगे और इस फॉर्मूला में फिर हमको परसेंटेज ऑफ वर्कर भी मिल जाएगा। तो इसका एक स्टेप फर्दर करना है, ठीक है। चलो करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा न्यू पेज, क्योंकि पेज की कमी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे देखो थर्ड वन करेंगे। थर्ड वन हम लोग लिखेंगे, अगेन सेम वही चीज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो हमारे पास है 10,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 10,000। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन। तो सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री था, आप अपने टेक्स्ट बुक में बिंदास देख सकते हो। तो सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन है 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल एंगल का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है कि सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सेंट्रल एंगल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, अपॉन हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, और फिर आ जाएगा इनटू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसलिए इनटू 360 लगाया है। परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं आया अभी तक हमारा, ठीक है, वो बाद में करेंगे। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 डिग्री है, इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, वो तो हमको पता नहीं है, वही तो हमको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन ये हमको फाइंड करना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास है 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करना तो इजी है, ये डिवाइड में है उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10,000 और वो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 360 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे और 9 के टेबल में जाता है बरोबर, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना ये इसको करते हैं 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, उसके बाद इधर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 0, तो 5 इंटू 500 करेंगे, तो पहले 2 0 लगा देंगे पीछे से और 5 5 जा हो जाएगा 25 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, ठीक है, इन प्रोडक्शन। तो देयरफॉर यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको इतना तो पता चल गया कि वो जो प्रोडक्शन है उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, दैट इज 2500। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन इज इक्वल टू 2500। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन। मतलब कि यहाँ पे अभी हम फाइंड करेंगे नाउ, अभी हमारा चालू होता है नाउ परसेंटेज ऑफ वर्कर, मतलब परसेंटेज में आंसर बताओ, नंबर्स में आंसर नहीं बताना है। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर मतलब ऐसा बताओ कि कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, 5%, 10%, 25%, 30%, परसेंटेज में बताना है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, यानी कि ये वाला 2500 आएगा यहाँ पे ऊपर। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा टोटल वर्कर्स और इनटू क्या करना है, इनटू 100 करना है। हमेशा याद रखना जब परसेंटेज निकालते तो इनटू 100 होता है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन कितने हैं हमारे 2500 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे हमारे 10,000 इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉल्व करो, 1 2 0 1 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, बचा क्या से इधर 25। तो 25% यानी कि 25% ऑफ द वर्कर्स जो है वो प्रोडक्शन में काम करते हैं। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा थर्ड वन थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, समझना क्या एक्स्ट्रा था, परसेंटेज में बोला तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं वो समझना, ठीक है। चलो साथ साथ में अभी हम लोग करते हैं ये 6th और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है,
लेकिन अगर आपको मान लो कि प्रॉब्लम सेट के वीडियोस चाहिए तो वो मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, यानी कि हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सेम ऐसा ही बताया था, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सेट के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो मेरे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, स्टैटिस्टिक के प्रॉब्लम सेट के वीडियोस, ठीक है। तो मेरे चैनल का नाम है यहाँ पे गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, तो आप जरूर विजिट करना, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं क्लास 10th के रिलेटेड, जैसे कि ट्रिगो का टेबल कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 20 मिनट में कैसे करें, उसके बाद ट्रिगो के प्रूव दैट की क्या टिप्स है ट्रिक्स है वो सब मैंने बताई हुई है। प्रूव दैट जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिगो के वो कैसे सॉल्व करते हैं तो वो सब मैंने बताया है मेरे चैनल पे, ठीक है। प्रॉब्लम सेट के वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगे, जरूर देखना। चलो अभी हम यहाँ पे आगे करते हैं, तो अभी आगे हाँ चलो 6th वन क्या दिया है, द एनुअल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। मतलब एडजेसेंट मतलब बाजू में एक पाई डायग्राम है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या बोला, एक फैमिली है, उसका जो साल का जो इन्वेस्टमेंट है ना, एनुअल मतलब साल, 1 ईयर, ठीक है। ईयरली इन्वेस्टमेंट जो है ना उसका यहाँ पे पूरा पाई डायग्राम बताया है कि उन्होंने हर साल कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्ट किया, क्या क्या किया, तो वो उनका पूरा पाई डायग्राम यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे देखो जो एक फैमिली है उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, उसका ये रहा सेक्टर। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी कितनी खरीदी, तो ये है, तो प्रॉपर्टी ज्यादा खरीदी है उन्होंने। उसके बाद म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया, बैंक में कितना डिपॉजिट किया, पोस्ट में कितना डिपॉजिट किया, तो ये सब दिया है, ठीक है। अभी लेट्स सी कि क्या क्या फाइंड करना है, 4 क्वेश्चन है। तो पहला करते हैं हम लोग। पहला क्या बोला है देखो, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स इज 2000 फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि शेयर जो है ना, ये देखो ये शेयर है, तो यहाँ पे बोला है कि जो फैमिली है ना, मान लेते हैं कि उन्होंने जो शेयर है ना, शेयर में उन्होंने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए, 2000 रुपए इन्वेस्ट किए, 2000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो ये बताओ कि वो फैमिली का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। मतलब अब तक आप जो पीछे जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, उसमें क्या करना था, उसमें टोटल दिया था और हम क्या फाइंड कर रहे थे, वो ऊपर वाला फाइंड कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, ऊपर वाला दिया है, शेयर में कितना इन्वेस्ट किया है वो दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। बस यही फॉर्मूला लगेगा। देखो सेंट्रल एंगल है, शेयर का सेंट्रल एंगल देखो है, और यहाँ पे शेयर में कितना इन्वेस्ट किया वो भी है, और अपॉन क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनटू 360 डिग्री, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो हमारा सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, देखो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला थोड़ा विजुअलाइज करो ना बच्चा पार्टी। सेंट्रल एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। मतलब जिसका सेंट्रल एंगल निकाल रहे हो, जिसका सेंट्रल एंगल ले रहे हो, उस वाले का क्या स्कोर है वो ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट या इन द कंपोनेंट, और अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्कोर, मतलब टोटल स्कोर, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर इन द कंपोनेंट और इनटू 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री है यहाँ पे। तो बस अभी हम क्या कर रहे हैं, सब शेयर का फाइंड करेंगे। चलो शेयर के लिए हम लोग यूज करते हैं अभी, तो बहुत ही इजी है। चलो फटाफट करो, फटाफट क्या करेंगे, सारा करेंगे। मैं एक को एकदम डिटेल में करके दिखाऊंगी, बाकी आपको पता है लिखने का तरीका, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, आपका भी टाइम पास होगा, तो मैं एक को डिटेल में बता देती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, जो इन्वेस्टमेंट दिया है इन शेयर, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट दिया है, तो दैट इज ₹2000, ठीक है 2000। और हमको दिया है, देखो शेयर का सेंट्रल एंगल भी देखो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर, तो सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर, तो सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर इज इक्वल टू 62 डिग्री। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी हैव, हमारे पास क्या है कि हम फॉर्मूला को अभी मॉडिफाई करेंगे, मतलब फॉर्मूला को लिखेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर लिख रहे हैं ना, तो सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर इज इक्वल टू, मतलब सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। बट ये कोई स्कोर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वाला डेटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर,
अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे, टोटल इन्वेस्टमेंट और इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब जो जो वैल्यूज है वो पुट करो। सेंट्रल एंगल है हमारे पास 62 डिग्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है हमारे पास 2000, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, उसके लिए तो हम इतना सब कर रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन मार्क है, और इनटू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है ना बच्चा, तो इसको वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को शिफ्ट करके वहां पे क्या करोगे, जो फाइंड करना है वो ऊपर रहना चाहिए ना, ये डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इधर लाओ और 62 डिग्री को नीचे लाओ, तो यानी कि ये हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ऊपर है 2000 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 62 डिग्री इनटू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस अभी इसको सॉल्व करो और आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। कैलकुलेशन तो बहुत इजी है अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन पता है तो। चलो करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करें, 2 के टेबल से करते हैं पहले। 2 3 6, 2 1 2 है ना, 2 3 6, 2 1 2, हाँ बरोबर 62 ही है ना। ओ माय गॉड 60 डिग्री है, वही तो सोचू इतना अजीब गरीब नंबर क्यों आया यार। 31 तो मैं तरसती रह जाती यार। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, मेरे को लगा ही कि कुछ तो गड़बड़ है। ये 60 डिग्री है, चलो कोई बात नहीं यार। तुम लोग तो कमेंट में भेज रहे होगे मिस गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। अरे गलत नहीं पढ़ा रहे हो, कभी कभी टीचर लोग से भी हो जाता है, माफ कर दो। तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। चलो अभी तो आ जाएगा, है ना। अभी तो बोलोगे मिस अभी आपको भी करने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। तो 6 1 6, 6 6 36 हो गया, और 1 2 3 है तो पीछे बोल रही हूँ, पीछे से 3 0, नीचे वैसे भी 1 हो चुका है सब, तो 2 6 हो जाएगा 12, यानी कि 12,000। ये देखो ये रुपीज में होगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है फैमिली का वो है 12,000। तो 12,000 में से उन्होंने क्या किया, जो 2,000 है ना, 2,000 वो शेयर्स में डाले हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट किए है। समझ में आ गया, हाँ। तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट मिल गया है, बहुत बढ़िया बात है। अभी आ जाते हैं सेकंड करते हैं। सेकंड क्या दिया है, हाउ मच अमाउंट इज डिपोजिटेड इन बैंक, मतलब बैंक में कितना डिपॉजिट किया। तो अभी देखो बैंक में कितना डिपॉजिट किया, ये तो बहुत ही इजी है, आपको पता ही है। सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 90 है, तो सेंट्रल एंगल जो है बैंक इन डिपॉजिट वाला 90 है, 90 डिग्री है। बस आप क्या करोगे, सेकेंड वन भी सेम इसी तरीके से करोगे। सेकेंड वन देखो, अभी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बहुत काम आएगा। तो अब मैं देखो, अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट क्या, अभी डायरेक्ट छोड़ो, जाने तो मैं अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक लिखेंगे पहले। सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक बहुत काम का है, क्योंकि वो काम आएगा। बैंक ना, बैंक ही था ना, सेंट्रल एंगल, हाँ सेंट्रल एंगल हाउ मच अमाउंट डिपोजिटेड इन बैंक, हाँ मतलब बैंक। तो सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक जो है वो 90 डिग्री है, और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काम आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी मिल चुका है ना, तो ये देखो ये बहुत काम आएगा, हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट अभी काम आएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज ₹12,000। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि बैंक में कितना डिपॉजिट किया है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वो हम सेंट्रल एंगल के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो हम बोलेंगे वी हैव, तो वी हैव सेंट्रल एंगल, फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक, मतलब सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होगा दैट इज गिवन बाय इन्वेस्टमेंट इन बैंक, मतलब बैंक में कितना इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन बैंक अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, अपॉन हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360 डिग्री, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 360 डिग्री। चलो अभी पुट करते वैल्यूज को। सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक कितना है 90 डिग्री, इन्वेस्टमेंट इन बैंक ये तो हमको फाइंड करना है, तो इन्वेस्टमेंट इन बैंक विल बी क्वेश्चन मार्क, तो यही तो हमको फाइंड करना है। अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट देखो वो अभी जस्ट ताजा हमने फाइंड किया था, 12,000 आया था, तो यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे 12,000, और इनटू क्या है, इनटू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। अभी इधर बताओ, इधर क्या करोगे, किसको क्या शिफ्ट करोगे। तो अब ऐसा मत बोलना मिस इन्वेस्टमेंट इन बैंक को इधर शिफ्ट कर दो। अरे क्यों, वो ऊपर अच्छे से बैठा हुआ है, वो न्यूमरेटर में है, क्यों उसको छेड़ना। हम क्या करेंगे, ये 12,000 को इधर लेके आओ, ये डिवाइड में है वो इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12,000, और वो जो उधर मल्टीप्लाई में 360 वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 360, एंड दैट इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट इन बैंक। तो यहाँ पे मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट
इन बैंक। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, मल्टीप्लाई कराता है, 0 गेला, 12 1 जा 12 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 0 जा। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि पीछे से 3 0 लिखो और यहाँ पे 3 1 जा 3 होगा, 3000। तो 3000 इज द इन्वेस्टमेंट इन बैंक, यानी कि बैंक में कितना डिपॉजिट किया। एक्चुअली में बैंक में डिपॉजिट होता है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है, बट ठीक है चलो, इन्वेस्टमेंट इन बैंक या डिपॉजिटेड इन बैंक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर द अमाउंट, लास्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज इक्वल टू रुपीज में लिखना, इज इक्वल टू ₹3000। ठीक है, क्लियर झालं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वन, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। कुछ नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है जितना समझ रहे हो, बहुत इजी है। क्या बोला है कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन म्यूचुअल फंड। मतलब देखो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी देखोगे और अगर म्यूचुअल फंड को देखोगे, दोनों को अच्छे से देखना, जरा अपना बुक भी अपने सामने रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री है और म्यूचुअल फंड का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पे सामने से पता चल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है और वो भी डबल किया गया है। देखो 60 का डबल होता है 120। तो यहाँ पे बोला है कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। मतलब कि कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और किससे कंपेयर करना है हमको, म्यूचुअल फंड से। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया, और फिर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया। फिर हम बता देंगे कि हाँ इतना इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया है, दोनों फाइंड करना पड़ेगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे ये बता देंगे कि हमको कितना ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो इधर मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से फटाफट करती हूँ। यहाँ पे ये थर्ड वन है ना, तो मैं यहाँ पे इस बाजू में इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, और आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक में लिखना है। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड। तो अगर आप देखोगे तो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल मतलब थीटा मान लेते हैं, वो 120 डिग्री है, और म्यूचुअल फंड का जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री था, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास दोनों का सेम है, दैट इज 12,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का कितना है, 12,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज 12,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज। ठीक है, अभी हमको ये पता करना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव, हमारे पास देखो एक बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला फॉर्मूला है, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है कि सेंट्रल एंगल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छे से डिटेल में लिखना, सेंट्रल एंगल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेंट्रल एंगल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हमको फाइंड करना है, तो इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, तो अपॉन हो जाएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ओके, तो अभी यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सेंट्रल एंगल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, 120 डिग्री, और ये तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो हमको फाइंड करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट हुआ है वो तो फाइंड करना है, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्ट था 12,000, इनटू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, तो ये 120 और ये डिवाइड में 12,000 है, ये उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12,000,
ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 360 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। ये जीरो गया, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा, ओके, और ये यहाँ पे 2 0, ओके। अब इधर करेंगे 3 वन जा 3 4 जा 12 और ये 0, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे पीछे से 3 0 लगा दूंगी और 4 वन जा 4 हो जाएगा, तो 4000। तो मतलब कि 4000 इन्वेस्ट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो हमको मिल गया है, दैट इज इक्वल टू ₹4000। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो म्यूचुअल फंड है उसका निकालना पड़ेगा। तो मैं ना इतना सब कुछ नहीं लिखूंगी, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, म्यूचुअल फंड का निकालना, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल ऑफ म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। ओके, मैं अभी डायरेक्टली लिख रही हूँ, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12000 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 360 आएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करो। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 60, ये डिवाइड में 12000, उधर गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12000, और ये जो मल्टीप्लाई में 360 है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 360 एंड दैट इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट। और देखो इसका डबल मिलेगा, सॉरी इसका आधा मिलेगा, क्योंकि देखो इसका जो एंगल था वो 120 था और इसका एंगल 60 था, मतलब 120 का आधा होता है 60। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इसका 4000 मिला है ना, तो इसका 4000 का आधा कितना होता है 2000, तो इधर 2000 आंसर आएगा। देख लेना, ये 0 0 कैंसल, 12 वन जा 12 थ्री जा 36 और ये 2 0। ठीक है, 3 वन जा 3 2 जा 6 और ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 20 इंटू क्या बचा 100 एंड दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। ओके, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे भी देखो आ गया 1 2 3, पीछे से 3 0 और 2 वन जा 2, मैंने बोला था ना 2000 आएगा और आएगा ही आएगा। तो यानी कि अभी देखो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड हमको मिल गया, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स हमको मिल गया। तो अभी करना क्या है, तो हमको क्वेश्चन क्या था कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में पहले तो देखो कितना इन्वेस्ट किया गया है 4000 रुपीज, और म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया गया है 2000। तो हमको बताना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो देख के बताओ यार, आंसर बताओ, कमेंट में बताओ। यस, 2000 ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ₹2000 इज मोर इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि रुपीस, आंसर कैसे लिखना है, ₹2000 ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। तो ₹2000 is more invested in immovable property मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं करती है। भाई प्रॉपर्टी कैसे मूव करेगी यार, वैसे भी प्रॉपर्टी मूव नहीं करती है। तो ₹2000 is more invested in immovable property than mutual fund as compared to mutual fund। ठीक है, आंसर है हमारा 2000। समझ में आ गया, वेरी इजी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है देखो, 4th वन, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। यस, एक्चुअली में क्या होता है ना, पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते, तो वही है। तो यहाँ पे देखो ये पोस्ट वाला है हमारा सेक्टर, तो पोस्ट का सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 12000 रुपए। और अभी चाहिए क्या, चाहिए कि पोस्ट में कितना इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरीके से फाइंड करो जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है यार, ये तो देखो 2 मिनट में करेंगे। अभी लास्ट करना है 4th वन, अच्छे से लिखना है यहाँ पे। तो पहले तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट, सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट। तो सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट लिख दो,
जो भी होगा वो लिख देना, और उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट का काम होता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 12,000, तो दैट इज ₹12,000। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे वी हैव फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, अपॉन क्या हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, और इनटू क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा 360 डिग्री, क्या आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल पोस्ट का कितना है, पोस्ट का सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री। चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। चलो यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, वही तो हमको फाइंड करना है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हमको फाइंड करना है, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000, तो 12,000 इंटू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। बस इसको अच्छे से सॉल्व करो, ये डिवाइड में है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 30 इंटू 12,000, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट। चलो सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल। आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लोग कौन सी टेक्निक कर रहे हैं, 12 से काट रहे हैं, 12 1 जा 12 0 जा 12 0 जा 12 3 जा 36, फिर इन दोनों को काटेंगे 3 1 जा 3 10 जा, तो 1 2 3, पीछे से यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, 1 1 जा तो 1 ही होगा, नीचे ऑलरेडी 1 है ही, तो 1000 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, मतलब पोस्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, पोस्ट में इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज इक्वल टू ₹1000। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये रहा हमारा आंसर। कितना इजी था, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रैक्टिस सेट है, बरोबर। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक बहुत ही इजी था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को खत्म किया, ये चैप्टर होता है खत्म। और अगर आप इसके प्रॉब्लम सेट के वीडियोस चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया कि मेरे चैनल पे इसके प्रॉब्लम सेट के वीडियोस डेली अपलोड होने वाले, डेली मतलब जैसे टाइम मिलता है वैसे अपलोड कर देती हूँ, स्टार्ट तो हो ही चुके हैं। तो प्रॉब्लम सेट 6 के वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेगी आपको, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के चैनल पे। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मेरे चैनल पे पूरा क्लास 10th का पूरा सिलेबस अवेलेबल है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारे प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अभी आपको क्या चाहिए आगे हमको कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं और जो हमारे दिनेश सर है वो डिस्कस कर सके। ठीक है, चलो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।